हेलो दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री का चौथा चैप्टर औद्योगिकरण का युग जिसे इंग्लिश में कहते हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस चैप्टर की थ्योरी हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं, जो आप जाके देख सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में इस चैप्टर के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो आज जो हम ये जो क्वेश्चन कराएंगे, ये हिंदी एंड इंग्लिश मतलब बाइलिंगुअल होंगे, जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, इन 1900 अ पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर ईटी पॉल प्रोड्यूस्ड अ म्यूजिक बुक, व्हाट डिड इट्स कवर पेज अनाउंस। मतलब 1900 में एक लोकप्रिय संगीत प्रकाशक ईटी पॉल ने एक संगीत पुस्तक तैयार की। इसके आवरण पृष्ठ ने किसकी घोषणा की? बताइए आप लोग, फिर हम बताते हैं। चलिए चलिए हम आपको बताते हैं इसका कौन सा आंसर सही होगा। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन है, डॉन ऑफ द सेंचुरी। मतलब क्या दिया है यहाँ पे, सदी की मोर या शुरुआत। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एन इंटरनेशनल मार्केट बिफोर द कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज कॉल्ड। मतलब कारखानों के आने से पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन की अवधि को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, इन द प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम मर्चेंट्स वर बेस्ड इन टाउन्स बट वेयर डिड द एक्चुअल वर्क टेक प्लेस। मतलब प्रोटो औद्योगिक प्रणाली में व्यापारी शहरों में रहते थे, लेकिन वास्तविक काम कहाँ होता था? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इन द कंट्री साइड विलेजेस, ग्रामीण इलाकों या गांव में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, हु इज स्टेपलर। स्टेपलर कौन होता है? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अ पर्सन हु सॉर्ट्स वूल अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर। मतलब एक व्यक्ति जो ऊन को उसके रेशे के अनुसार छांटता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड द फर्स्ट कॉटन मिल। पहली सूती कपड़ा मिल किसने बनाई थी? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, रिचर्ड और आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री वॉज द मोस्ट डायनेमिक एंड द सिंबल ऑफ द न्यू एरा इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में कौन सा उद्योग सबसे गतिशील और नए युग का प्रतीक था? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, कॉटन मतलब कपास। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, बाय द 1870s, एक मिनट, by the 1870s which industry overtook cotton as Britain's leading export। मतलब 1870 के दशक तक किस उद्योग ने, एक सेकेंड, 1817 के दशक तक किस उद्योग ने ब्रिटेन के प्रमुख निर्यात के रूप में कपास को पीछे छोड़ दिया?
तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आयरन एंड स्टील मतलब लोहा और इस्पात। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, डिड द न्यू फैक्ट्री इंडस्ट्रीज कंप्लीटली वाइप आउट ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन? मतलब क्या नए कारखानों के उद्योगों ने ब्रिटेन को पारंपरिक उद्योगों को पूरी तरह से मिटा दिया? तो आपका ऑप्शन ए है नो, अ लार्ज पोर्शन ऑफ आउटपुट स्टिल केम फ्रॉम आउटसाइड फैक्ट्रीज मतलब नहीं, उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कारखानों के बाहर से आता था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, हु इम्प्रूव्ड द स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय न्यूकॉमेन एंड पेटेंट द न्यू इंजन इन 1781? मतलब न्यूकॉमेन द्वारा उत्पादित भाप के इंजन में किसने सुधार किया और 1781 में नए इंजन का पेटेंट कराया? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जेम्स वाट ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई वर इंडस्ट्रियलिस्ट इन विक्टोरियन ब्रिटेन इनिशियली रिलक्टेंट टू इंट्रोड्यूस मशीन्स? मतलब विक्टोरियन ब्रिटेन में उद्योगपति शुरू में मशीनों को पेश करने के लिए अनिच्छुक क्यों थे? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, देयर वॉज प्लेंटी ऑफ चीप ह्यूमन लेबर अवेलेबल मतलब सस्ता मानव श्रम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, इन विक्टोरियन ब्रिटेन व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वर प्रेफर्ड बाय द अरिस्टोक्राट्स एंड द बोर्जियस अपर क्लासेस? मतलब विक्टोरियन ब्रिटेन में अभिजात वर्ग और बुजुर्गा मतलब उच्च वर्ग द्वारा किस प्रकार के उत्पादों को प्राथमिकता दी जाती थी? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स मतलब हाथ से बने उत्पाद। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, व्हाट हैपेंड टू द वर्कर्स वेजेस व्हेन प्राइजेस ऑफ गुड्स रोज शार्पली ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर? ठीक, जब नेपोलियन युद्ध के दौरान माल की कीमतें तेजी से बढ़ी तो मजदूरों की मजदूरी का क्या हुआ? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, द रियल वैल्यू ऑफ व्हाट दे अर्नड फेल सिग्निफिकेंटली मतलब उनकी कमाई का वास्तविक मूल्य काफी गिर गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी इन 1764? 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जेम्स हरग्रीव्स ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड वुमेन वर्क्स इन ब्रिटेन अटैक द स्पिनिंग जेनी? मतलब ब्रिटेन में महिला श्रमिकों ने स्पिनिंग जेनी पर हमला क्यों किया? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। ठीक, एक सेकंड। बिकॉज दे फियर्ड लॉसिंग देयर जॉब्स क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी खोने का डर था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, इन विच पीरियड डिड बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाई इन द सिटीज ओपनिंग अप ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट? मतलब किस अवधि में शहरों में निर्माण गतिविधियां तेज हो गई जिससे रोजगार से अधिक अवसर खुले? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, आफ्टर द 1840s मतलब 1840 के दशक के बाद। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज विच कंट्री डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल? मतलब
मशीन उद्योगों के युग से पहले कपड़ा क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय बाजार पर किस देश का दबदबा था? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, भारत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, विच प्री कॉलोनियल पोर्ट ऑन द गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ एंड रेड सी पोर्ट्स। मतलब गुजरात तट पर कौन सा पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह भारत को खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जोड़ता था? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सूरत। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, एज द ओल्ड पोर्ट्स ऑफ सूरत एंड हुगली डिक्लाइंड अंडर colonial प्रेशर विच न्यू पोर्ट्स ग्रू। मतलब जैसे जैसे औपनिवेशिक दबाव में सूरत और हुगली के पुराने बंदरगाहों का पतन हुआ, कौन से नए बंदरगाह विकसित हुए? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बॉम्बे और कलकत्ता। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, हु आर द गुमास्ता अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता कौन थे? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, पेड सर्वेंट टू सुपरवाइज वीवर्स कलेक्ट सप्लाईज एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ। मतलब बुनकरों की निगरानी करने, आपूर्ति इकट्ठा करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए भुगतान किए गए कर्मचारी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा 20 नंबर क्वेश्चन, why did clashes occur between weavers and the गुमास्ताज। बुनकरों और गुमास्तों के बीच टकराव क्यों हुआ? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, गुमास्ताज were outsider who acted arrogantly and punished weavers for delays। मतलब गुमास्ता बाहरी व्यक्ति थे जो अहंकार पूर्वक कार्य करते थे और देरी के लिए बुनकरों को दंडित करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, What was the system of advances introduced by the ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब शुरू ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू की गई पेशगी की प्रणाली क्या थी? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, गिविंग लोन्स टू वीवर्स टू बाय रॉ मटेरियल्स। मतलब कच्चा माल खरीदने के लिए बुनकरों को ऋण देना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स प्रेशर द गवर्नमेंट टू इम्पोज import duties on cotton textile in the early 19th century। मतलब 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश निर्माताओं ने सरकार पर सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क लगाने का दबाव क्यों डाला? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्या हो रहा है, पेन छोड़ जा रहा है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या है, टू एलिमिनेट कंपटीशन एंड सेल ब्रिटिश गुड्स इन ब्रिटेन विदाउट फेसिंग फॉरेन कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा को खत्म करने और विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना किए बिना ब्रिटेन में ब्रिटिश सामान बेचने लगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केट बाय द 1850s। मतलब 1850 के दशक तक भारतीय कपड़ा निर्यात बाजार का क्या हुआ? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इट ऑलमोस्ट कंप्लीटली
collapsed। यह लगभग पूरी तरह से ढह गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डुअल प्रॉब्लम डिड इंडियन वीवर्स फेस इन द 1850s। मतलब 1850 के दशक में भारतीय बुनकरों को किस दोहरी समस्या का सामना करना पड़ा। आप लोग बताइए 1 मिनट, फिर हम बताते हैं। देखिए कौन सा इसका ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स्ड एंड द लोकल मार्केट श्रैंक फ्लडेड विद चीप मैनचेस्टर इंपोर्ट्स। मतलब उनका निर्यात बाजार ढह गया और स्थानीय बाजार सिकुड़ गया। मतलब सस्ते मैनचेस्टर आयात से भर गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इवेंट इन द 1860s caused a surge storage of raw cotton for Indian weavers। मतलब 1860 के दशक की किस घटना के कारण भारतीय बुनकरों के लिए कच्चे कपास की भारी कमी हो गई। चलिए बताइए आप लोग। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, द अमेरिका सिविल वॉर। मतलब अमेरिकी गृह युद्ध। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल सेट अप इन इंडिया इन 1854। 1854 में भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बॉम्बे। मतलब मुंबई में। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, वेयर डिड द फर्स्ट जूट मिल कम अप इन इंडिया इन 1855। 1855 में भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बंगाल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड मैनी अर्ली इंडियन एंटरप्रेन्योर्स मेक देयर वेल्थ बिफोर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। मतलब कई शुरुआती भारतीय उद्यमियों ने उद्योग स्थापित करने से पहले अपनी संपत्ति कैसे बनाई। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, थ्रू द चाइना ट्रेड। मतलब एक्सपोर्टिंग ओपिनियन एंड इंपोर्टिंग टी। मतलब चीन व्यापार के माध्यम से अफीम का निर्यात और चाय का आयात। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, हु मेड हिज फॉर्चून इन द चाइना ट्रेड एंड सेट अप 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन बंगाल इन द 1830s एंड 1840s। मतलब 1830 और 1840 के दशक में चीन व्यापार में किसने अपनी संपत्ति बनाई और बंगाल में 6 संयुक्त स्टॉक कंपनियां स्थापित की। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, द्वारका नाथ टैगोर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, हु सेट अप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कलकत्ता इन 1917। मतलब 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल किसने स्थापित की थी। तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, सेठ हुकुमचंद। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, विच मेजर रेस्ट्रिक्शन वाज इम्पोज्ड ऑन इंडियन मर्चेंट्स बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। मतलब औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतीय व्यापारियों पर कौन सा प्रमुख प्रतिबंध लगाया गया था। तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, दे वर बेयर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग विद यूरोप इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। उन्हें यूरोप के साथ निर्मित वस्तुओं का व्यापार करने से रोक दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है,
where did the workers for the new cotton mills in Bombay primarily come from? मतलब बॉम्बे की नई सूती मिलों के लिए मजदूर मुख्य रूप से कहाँ आते थे? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, फ्रॉम द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ रत्नागिरी, पड़ोसी जिले रत्नागिरी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज जोबर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फैक्ट्रीज? मतलब भारतीय कारखानों के संदर्भ में जॉबर कौन था? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर एम्प्लॉयड टू गेट न्यू रिक्रूट्स। मतलब नए रंगरूटों मजदूरों के लाने के लिए नियुक्त एक पुराना और भरोसेमंद कर्मचारी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन द लेट 19th सेंचुरी अर्ली इंडियन कॉटन मिल्स मेनली प्रोड्यूस दैट टाइप ऑफ यार्न। मतलब 19वीं सदी के अंत में शुरुआती भारतीय सूती मिलों ने मुख्य रूप से किस प्रकार के धागे का उत्पादन किया? चलिए बताइए आप लोग। चलिए देखिएगा इसका आंसर कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन होगा बी, कोअर्स कॉटन यार्ड, मतलब मोटा सूती धागा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मूवमेंट इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एनकरेज्ड पीपल टू बॉयकॉट फॉरेन क्लॉथ? मतलब 20वीं सदी के पहले दशक में किस आंदोलन ने लोगों को विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया? चलिए बताइए आप लोग। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। चलिए हम बताते हैं आपको। इसका सही ऑप्शन होगा ए, स्वदेशी मूवमेंट, मतलब स्वदेशी आंदोलन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अफेक्ट इंडियन इंडस्ट्रीज? मतलब प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय उद्योगों को कैसे प्रभावित किया? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, इट क्रिएटेड अ वेस्ट न्यू मार्केट फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज एज ब्रिटिश इंपोर्ट्स डिक्लाइंड। मतलब चूंकि ब्रिटिश आयात में गिरावट आई, इसलिए इसने भारतीय उद्योगों के लिए एक विशाल नया बाजार तैयार किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आइटम्स वर इंडियन फैक्ट्रीज कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? का क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय कारखानों को कौन सी वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए कहा गया था? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, जूट बैग्स, क्लोथ्स फॉर आर्मी यूनिफॉर्म्स, टेंट्स एंड लेदर बूट्स। मतलब जूट के थैले सेना की वर्दी के लिए कपड़े, तंबू और चमड़े के जूते। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द ब्रिटिश इकोनॉमी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? प्रथम प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का क्या हुआ? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, इट कुड नेवर रिकैप्चर इट्स ओल्ड ओल्ड पोजीशन इन द इंडियन मार्केट। मतलब यह भारतीय बाजार में अपनी पुरानी स्थिति दोबारा कभी हासिल नहीं कर सका। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, इवन इन द 20th सेंचुरी व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स इन इंडिया वर्कड इन रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज इन 1911? मतलब 20वीं शताब्दी में भी 1911 में
भारत में कुल औद्योगिक श्रम बल का कितना प्रतिशत पंजीकृत कारखानों में काम करता था? चलिए बताइए आप लोग। चलिए देखिए यहाँ इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन बिल्कुल सी बिल्कुल सही है, लगभग 5%। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हेल्प्ड हैंडलूम वीवर्स इम्प्रूव, मतलब देयर प्रोडक्टिविटी इन द सेकेंड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं सदी के दूसरे दशक में किस तकनीकी आविष्कार ने हथकरघा बुनकरों को ने अपनी उत्पादकता सुधारने में मदद की? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, द फ्लाई शटल, मतलब हाँ फ्लाई शटल ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लाई शटल? फ्लाई शटल क्या है? आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, अ मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर वीविंग मूव्ड बाय मींस ऑफ रोप्स एंड पुलीज, मतलब बुनाई के लिए प्रयुक्त एक यांत्रिक उपकरण जो रस्सियों और चरखियों के माध्यम से चलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, विच रीजन हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लूम फिटेड विद फ्लाई शटल बाय 1941? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड वीवर्स प्रोड्यूसिंग फाइन क्लोथ्स सफर लेस ड्यूरिंग फेमिन्स कंपेयर्ड टू दोज प्रोड्यूसिंग कोर्स क्लोथ, मतलब मोटे कपड़े का उत्पादन करने वाली तुलना में बढ़िया कपड़े का उत्पादन करने वाले बुनकरों को अकाल के दौरान कम नुकसान क्यों हुआ? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, फाइन क्लोथ्स वाज bought by the rich whose incomes did not fluctuate much during famines। ठीक, क्या है? बढ़िया कप अरे सॉरी सॉरी, एक मिनट। बढ़िया कपड़ा अमीरों द्वारा खरीदा जाता था जिनकी आय अकाल के दौरान बहुत अधिक नहीं घटती बढ़ती थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू एडवर्टाइजमेंट्स प्ले इन एक्सपेंडिंग द मार्केट फॉर गुड्स, सामान के लिए बाजार का विस्तार करने में विज्ञापन क्या भूमिका निभाते हैं? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, दे मेक प्रोडक्ट्स अपीयर डिजायरेबल एंड नेसेसरी, मतलब वे उत्पादों के वांछनीय और आवश्यक बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट बिगन सेलिंग क्लॉथ इन इंडिया व्हाट वाज रिटन ऑन द टेबल्स, मतलब जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो लेबल पर क्या लिखा था? आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, मेड इन मैनचेस्टर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई वर इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफन प्रिंटेड ऑन द लेबल्स ऑफ फॉरेन गुड्स, मतलब विदेशी वस्तुओं के लेबल पर अक्सर भारतीय देवी देवताओं के चित्र क्यों छापे जाते थे? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, टू मेक द फॉरेन गुड्स फील फैमिलियर एंड डिवाइनली अप्रूव्ड टू इंडियन बायर्स, मतलब विदेशी वस्तुओं को भारतीय खरीदारों के लिए परिचित और ईश्वरीय रूप से स्वीकृत महसूस कराने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, बाय द लेट 19th सेंचुरी मैन्युफैक्चरर्स स्टार्टेड प्रिंटिंग कैलेंडर्स व्हाई वर कैलेंडर्स एन इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग टूल, मतलब 19वीं सदी के अंत तक निर्माताओं ने कैलेंडर छापना शुरू कर दिया था, कैलेंडर एक प्रभावी विज्ञापन उपकरण क्यों था?
तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अनलाइक न्यूज़पेपर्स, कैलेंडर्स वर यूज्ड इवन बाय पीपल हु कुड नॉट रीड, कीपिंग द एड इन फ्रंट ऑफ देम ऑल ईयर। मतलब अखबारों के विपरीत कैलेंडर का उपयोग वे लोग भी करते थे जो पढ़ नहीं सकते थे, जिससे विज्ञापन साल भर उनके सामने रहता था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 48 नंबर क्वेश्चन है। Beside gods whose figures were commonly used in advertisements and calendars to sell products, मतलब देवताओं के अलावा उत्पाद बेचने के लिए विज्ञापनों और कैलेंडरों के में आमतौर पर किनकी आकृतियां का उपयोग किया जाता था? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इंपोर्टेड पर्सनेजेस, एम्परर्स एंड नवाब्स, महत्वपूर्ण व्यक्ति, सम्राट और नवाब। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 49 नंबर क्वेश्चन है। When Indian manufacturers advised, what was their clear nationalist message? मतलब जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन दिया तो उनका स्पष्ट राष्ट्रवादी संदेश क्या था? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इफ यू केयर फॉर द नेशन बाय प्रोडक्ट्स दैट इंडियन प्रोड्यूसेस, मतलब यदि आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो वे उत्पाद खरीदे जो भारतीय बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 50 नंबर क्वेश्चन है जो आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन समरी व्हाट डज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन? संक्षेप में औद्योगिकरण का युग का क्या अर्थ है? तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अ मेजर टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक shift involving factories but also relying heavily on traditional handcrafts and colonial exploitation, मतलब कारखानों से जुड़ा एक बड़ा तकनीकी और आर्थिक बदलाव, लेकिन पारंपरिक हस्तशिल्प और औपनिवेशिक शोषण पर भी भारी निर्भरता था। तो आपका ये चैप्टर आज यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल हम अगले चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।